क्वेश्चन नंबर 3.12, व्हाई इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट क्यों है? हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब है आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। आइसोलेटेड मीन्स वो सिस्टम के अंदर बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई कर रही है, लेकिन बाहर से एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रही, तो उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम के मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो इंडिविजुअल बॉडी है उसका मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, बट कलेक्टिवली सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम डेली लाइफ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि गन एंड बुलेट सिस्टम है, वहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। वहाँ से हम रिकॉइल ऑफ द गन फाइंड कर सकते हैं। रिकॉइल ऑफ द गन मीन्स वेलोसिटी ऑफ गन निकाल सकते हैं। इसके अलावा रॉकेट और जेट इंजन जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, वो भी डिफरेंट बॉडीज़ की क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन 3.13, व्हेन ए गन इज़ फायर्ड इट रिक्वायर्स वाई। जब एक गन फायर की जाती है तो वो गन पीछे की तरफ आती है, गोली आगे जाती है। रिक्वायल मीन पीछे की तरफ आना। ऐसा क्यों होता है? जब हम फायर करते हैं तो गोली आगे की तरफ जाती है, गन पीछे की तरफ आती है। इसकी दो रीज़न्स है। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से होता है। गोली आगे जाती है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन करेगी, तो उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाएगा। तो उस मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए गन पीछे की तरफ होती है। जैसे कि हम जानते हैं फायरिंग से पहले गन एंड बुलेट की जो मोमेंटम है ज़ीरो है, तो फायरिंग करने के बाद इन दोनों का मोमेंटम का सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो गोली आगे जाती है, वेलोसिटी गेन करती है, तो कुछ मोमेंटम गेन करता है, तो गन पीछे की तरफ आती है। गन भी मोमेंटम गेन करती है। अगर गोली आगे की तरफ मोमेंटम 10 गेन कर रही है तो गन पीछे की तरफ आते हुए भी 10 मोमेंटम गेन करती है, जिसकी वजह से +10 -10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नेट मोमेंटम हमारे पास आएगा 0। इस तरह से मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। दूसरी बात, ये जो गोली आगे जाती है, गन का पीछे आना, ये एक्शन एंड रिएक्शन भी है न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। क्वेश्चन 3.14, डिस्क्राइब टू सिचुएशन इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नीडेड। दो सिचुएशन, दो मौके लिखना है जिसमें हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम रिमाइंड करना है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। टेक्स्ट बुक में आप पढ़ चुके हैं। कोई से भी दो एडवांटेजेस आप यहाँ लिख सकते हैं। निब और कागज़ के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम लिख नहीं सकते। सिमिलरली परिंदे उड़ते हैं एयर फ्रिक्शन की वजह से। हमारे शूज़ और अर्थ के दरमियान जो सा फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से हम चल पड़ते हैं या हम स्टेबल रहते हैं। क्वेश्चन 3.15, हाउ डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट लोअर्स फ्रिक्शन। मशीनों के घूमने वाले पार्ट्स के ऊपर हम ऑयल लगाते हुए फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं? हम जानते हैं कि लिक्विड में जो फ्रिक्शन है वो सॉलिड से बहुत ज़्यादा कम होती है। जब हम मूविंग पार्ट्स के ऊपर हम ऑयल डालते हैं तो वो ऑयल की वजह से स्लिपरी हो जाता है, यानी कि सरफेस के ऊपर जो अप एंड डाउन्स होते हैं, पिट्स एंड बम्प्स, वो तकरीबन जो है ना स्लिपरी होता है, गीला होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन काफ़ी कम हो जाती है। इस तरह से हम मशीन के मूविंग पार्ट्स के ऊपर ऑयल लगाते हुए हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। जैसा कि रोड के ऊपर अगर पानी आ जाए, कीचड़ हो जाए, तो हम फिसल जाते हैं, क्योंकि लिक्विड जो है ना फ्रिक्शन को बहुत कम करता है। क्वेश्चन 3.16, डिस्क्राइब द मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के तरीके बताएं, मेथड्स बताएं। तो हम जानते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने बता दिया है कि सरफेस को हम गीला करते हुए हम ऑयल या लिक्विड हम डालेंगे तो वो गीला हो जाएगा, वेट हो जाएगा। वेट करते हुए या गीला करते हुए हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं लुब्रिकेटिंग। दूसरी बात, हम सरफेस को स्मूथ बनाएं। जैसे कि कच्ची सड़क है, वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, क्योंकि उसमें अप एंड डाउन ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा होती है। जबकि पक्की सड़क पर अप एंड डाउन कम होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन लेस होती है। तो हम जो रफ सरफेस को स्मूथ बनाते हुए, प्लेन बनाते हुए हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो फास्ट मूविंग जो ऑब्जेक्ट्स है, एरोप्लेन है, गाड़ियाँ है, उनके जो सामने वाला है ना वो नोखला बनाया जाता है, जैसे कि फिश शेप का, ताकि एयर फ्रिक्शन कम लगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और इसके बाद हम जो है ना बॉल बेयरिंग इस्तेमाल करते हुए भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, क्योंकि बॉल बेयरिंग से स्लाइडिंग मोशन रूलिंग मोशन में तब्दील होती है। हम जानते हैं रूलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से 100% लेस होती है। इस तरह से हम फ्रिक्शन को
कम कर सकते हैं। बाज़ जगहों पर फ्रिक्शन होने से हमें डिसएडवांटेजेस भी है। उन डिसएडवांटेजेस से अवॉइड करने के लिए ये जो हमने पढ़ा है यहाँ पर मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, इन मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम जहाँ अनडिज़ायरेबल अनवांटेड फ्रिक्शन हो हम उनको इस तरह से कम कर सकते हैं। क्वेश्चन 3.17, व्हाट डू यू नो अबाउट नंबर 1 टेंशन इन स्ट्रिंग, नंबर 2 लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, नंबर 3 ब्रेकिंग फोर्स, नंबर 4 स्किडिंग ऑफ व्हीकल, नंबर 5 सीट बेल्ट हमने बताना है, नंबर 6 बैंकिंग ऑफ रोड और नंबर 7 क्रीम सेपरेटर। इनको हमने डिस्क्राइब करना है। टेंशन एक फोर्स है, एक रिएक्शनल फोर्स है। जब किसी धागे के साथ हम किसी वेट को हम बांधेंगे तो वेट धागे के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से जिसके नतीजे में धागा भी एक रिएक्शनल फोर्स वेट के ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई करती है स्ट्रिंग के अलोंग, धागे के अलोंग। उस फोर्स को हम टेंशन फोर्स कहते हैं। टेंशन को कैपिटल टी से जाहिर करते हैं और टेंशन एक वेक्टर क्वांटिटी भी है, टेंशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी भी है और टेंशन का जो फार्मूला है वो हमारे पास है कैपिटल T = -mg और टेंशन का ऐसा यूनिट न्यूटन है। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब दो बॉडी रेस्ट में हो तो उस वक़्त उनके दरमियान फ्रिक्शन है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकती है। अल्लाह ताला ने फ्रिक्शन में ये खूबी रखी है, ये अपनी वैल्यू को चेंज कर सकती है। फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को 0 से मैक्सिमम से 0 कर सकती है। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो उस वक्त हम उसको स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं कहेंगे, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम Fs या Fs के साथ मैक्स लगा के डिनोट कर सकते हैं और इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है Fs = μmg और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट भी न्यूटन है। ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेक पैड और ब्रेक ड्रम के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको हम ब्रेकिंग फोर्स कहते हैं। ब्रेकिंग फोर्स की वजह से गाड़ी स्टॉप हो जाती है। अगर ये ब्रेक ड्रम और ब्रेक पैड के दरमियान फ्रिक्शन ना होती तो ये बॉडी रुकेगी नहीं। ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी की जो रूलिंग मोशन है वो स्लाइडिंग में तब्दील नहीं होगी। जब स्लाइडिंग में तब्दील नहीं होगी तो गाड़ी नहीं रुकेगी, तो गाड़ी एक्सीडेंट होने का भी ख़तरा होगा। जब हम गाड़ी को ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक ड्रम और ब्रेक पैड के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से गाड़ी की जो रूलिंग मोशन स्लाइडिंग मोशन में तब्दील होती है। हमें मालूम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन रूलिंग फ्रिक्शन से 100 टाइम्स ग्रेटर है, जिसकी वजह से गाड़ी रुक जाती है। हाई स्पीड पर हम अचानक ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी की जो व्हील है वो लॉक हो जाता है। जब गाड़ी की व्हील लॉक हो जाएगा तो ये रूलिंग करना बंद कर देगा। जब रूलिंग करना बंद कर देगा गाड़ी आगे स्किड करेगी। जब व्हील लॉक हो जाएगा तो लार्जर मोमेंटम की वजह से, क्योंकि गाड़ी की स्पीड ऑलरेडी हाई है, हाई स्पीड पर आपने ब्रेक अप्लाई की है, तो हाई स्पीड पे जब आपने ब्रेक अप्लाई की है तो व्हील के लॉक होने से लार्ज मोमेंटम की वजह से गाड़ी आगे स्किड करेगी और इस तरह से गाड़ी एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसके अलावा जो फटे पुराने जो टायर है या जिसके ऊपर थ्रेडिंग कम हो उसके साथ भी गाड़ी चलाना इंतहाई ख़तरनाक है। सीट बेल्ट पहनना इंतहाई ज़रूरी है ड्राइविंग के दौरान, ड्राइवर के लिए भी और पैसेंजर्स के लिए भी। ये आदत डालनी होगी हमें अगर हमने सेफ़ जर्नी करनी है। तो अगर न पहना हो तो खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी बॉडी तब तक आगे मूव करती रहेगी जब तक हम किसी चीज़ से हम स्ट्राइक ना करें। या तो विंड स्क्रीन से स्ट्राइक करके हम रेस्ट में आ जाएंगे, या दूसरे पैसेंजर से टकरा के हम रेस्ट में आ जाएंगे, या हम हमारे जो फ्रंट पे जो सीट है उसके बैक साइड से टकरा के हम रेस्ट में आ जाएंगे। तब तक हमें काफ़ी चोट आ चुकी होगी। इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए हमें सीट बेल्ट पहननी होगी। सीट बेल्ट पहनेंगे तो इससे हमें 2 फ़ायदा होगा। एक तो हमें एक्सटर्नल फोर्स मिलेगी जिसकी वजह से हम आगे की तरफ गिरेंगे नहीं। दूसरी बात, अगर गिर भी जाए तो क्या होगा, कुछ टाइम जो सीट बेल्ट है उसको स्ट्रेच होने में लगेगा, हमारा जो कोलिजन टाइम बढ़ेगा। जब कोलिजन टाइम बढ़ेगा मोमेंटम चेंज देर से होगा। जब मोमेंटम चेंज देर से होगा तो हमें नुकसान कम होंगे। अगर हम लग भी जाता है तो कम से कम डेथ तो नहीं होगा लेकिन उसकी जान बच जाएगी। इस तरह से हम सेफ़ जर्नी कर सकते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड, जब हम टर्न लेते हैं किसी मोड़ से, मोड़ पर
जो सड़क है बाहर साइड वाला हम ऊपर रेस करते हैं तो स्लोप बनता है, इनर डाउन हो जाता है, बाहर साइड ऐसे रेस करते हैं। जैसे कि ये पेन है, ये बाहर साइड है तो मैंने इसको ऊपर रेस किया तो ये इंक्लाइन बन गया। देखो ये नीचे इनर साइड नीचे हो गया, बाहर साइड ऊपर हो गया, स्लोप बन गया। इसका बनाने का एक ख़ास मकसद होता है ताकि एक्सीडेंट वगैरह से बच सके, गाड़ी स्किड ना करे। इसको हम डायग्रामिकली हम समझेंगे। गाड़ी मोड़ काट रही है, बाहर साइड वाला मैंने रेस किया है तो इनर साइड मैंने डाउन रखा है, तो ये स्लोप बनाया है। तो गाड़ी थोड़ा सा देखो गाड़ी भी बेंड हो गई है। तो गाड़ी की जो वेट है वो नीचे सड़क पे लग रही है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। जब गाड़ी की वेट नीचे लग रही है सड़क पर, तो सड़क नीचे से ऊपर एक फोर्स लगा रही है, वो रिएक्शनल फोर्स है, वो नॉर्मल फोर्स है। देखिए गाड़ी बेंड होने की वजह से नॉर्मल फोर्स इस सतह के साथ 90 का एंगल बनाता है, तो ये दिस इज़ द नॉर्मल फोर्स, और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये। अब यहाँ पर देखें वेट और नॉर्मल रिएक्शन स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रही। तो हम क्या करेंगे, हम वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक ये वाला कंपोनेंट, ये हमारे पास mg cos थीटा है, दूसरा ये वाला कंपोनेंट, ये mg sin थीटा है। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट वेट को आप रखकर नॉर्मल कंपोनेंट को भी दो कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन आपकी मर्जी है वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करें या नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करें। तो आपके बुक वालों ने वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, तो हमने वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, क्योंकि इसलिए रिजॉल्व करना पड़ा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही स्ट्रेट लाइन में ना होने की वजह से, इसलिए हमें वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ा। एक mg cos थीटा जो टेंशन को बैलेंस कर रही है, ये वाली mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगी। दूसरी बात जो mg sin थीटा एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, mg sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स में वेट की mg sin थीटा कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स में तब्दील होकर गाड़ी पर लगेगी और गाड़ी को टर्न कराएगी। आप रोड ना होता तो अगर ये प्लेन होता तो क्या होता, टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसने सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करना था, यानी कि फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स बनकर गाड़ी पे लगनी थी। लेकिन बाज़ जब हमारे पास रोड स्लिपरी होता है या टायर फटे होते हैं, पुराने होते हैं, थ्रेडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से टायर और रोड के दरमियान सफिशेंट फ्रिक्शन नहीं होती। जब सफिशेंट फ्रिक्शन ना हो तो सब रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं बनती, जिसकी वजह से गाड़ी खाई में गिरती है। क्योंकि देखिए गाड़ी जब टर्न करती है तो गाड़ी बाहर की डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में तब्दील होकर टुवार्ड्स दी सेंटर इनसाइड में की तरफ फोर्स लगाती है। उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अगर टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन कम हो तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी, तो ये गाड़ी स्किड करेगी, गाड़ी एक्सीडेंट होगा। इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए हमने बैंकिंग ऑफ रोड बनाया। बैंकिंग ऑफ रोड में फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। बैंकिंग ऑफ रोड बनाने से हमें यह फ़ायदा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करने के लिए हमें फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड नहीं होगी, जबकि वेट का एक कंपोनेंट जो हर वक्त हमारे पास अवेलेबल होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में तब्दील होकर गाड़ी पे लगेगी और गाड़ी टर्न करेगी। क्रीम सेपरेटर, क्रीम सेपरेटर जो है दही में से लस्सी और मक्खन को अलग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उस डिवाइस को हम क्रीम सेपरेटर कहते हैं। क्रीम सेपरेटर जो है इसका जो प्रिंसिपल है वो सेंट्रीफ्यूज है। सेंट्रीफ्यूज मींस वो मशीन या जिसकी मदद से हम लाइट और हैवी कंटेंट को मिक्सचर में से अलग करते हैं। जैसा कि इस केस में लस्सी है वो हैवी कंटेंट है और मक्खन जो है वो लाइट कंटेंट है। ये जो क्रीम सेपरेटर है ये हमारे पास इनफैक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स का एप्लीकेशन है। अगर पेपर में आ जाए राइट एन एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप क्रीम सेपरेटर या वॉशिंग मशीन ड्रायर इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। क्रीम सेपरेटर सेंट्रीपिटल फोर्स का एप्लीकेशन है, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स को हम ज़रा समझते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है हमारे पास Fc = mv² R को Fc के साथ हमने लाया है तो mv² = FcR। अगर हम स्पीड और सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो ये जो मास है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर जिसका मास ज़्यादा हो वो लार्जर रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, जिसका मास कम होगा
वो छोटे ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। इसका मतलब जिसका मास बड़ा होगा उसका रेडियस भी बड़ा होगा ऑर्बिट के, तो वो होगा हमारे पास हैवी कंटेंट या हैवी पार्टिकल। जिसका रेडियस कम होगा वो होगा हमारे पास लाइटर पार्टिकल। क्रीम सेपरेटर पुराने ज़माने में इस तरह से एक बर्तन हुआ करता था लकड़ का, और इसके अंदर एक लकड़ का एक शाफ्ट होता था। इस लकड़ के शाफ्ट के नीचे एक लकड़ का एक पंखा हुआ करता था। इस पंखे के नीचे एक कील लगाते थे, वो कील इसको यहाँ पर किसी लोहे के ऊपर रखा जाता था। इसको किसी रस्सी से या चमड़े के किसी धागे से इसको रोल करके इसको घुमाया जाता था। तो इसको घुमाने से दही के अंदर से लस्सी और मक्खन अलग होता था। अब देखो लस्सी यहाँ से पूरे चारों तरफ लस्सी फैल जाती है, मक्खन इस रोटर के करीब आ जाते हैं। इसका मतलब सेंटर से मक्खन का डिस्टेंस कम है, रेडियस कम है, तो मक्खन क्या है हमारे पास लाइटर पार्टिकल, जबकि लस्सी का रेडियस बड़ा है। देखो लस्सी हैवी पार्टिकल है। और इसके अलावा देखें जो डेंसिटी का फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो डेंसिटी जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो हैवी जो कंटेंट है लस्सी जो पूरा फैल चुका है अंदर बर्तन के अंदर, तो इसका रेडियस बड़ा है, तो लस्सी जो है वो हैवी पार्टिकल है, मक्खन लाइटर पार्टिकल है। क्वेश्चन 3.19 व्हाट वुड बी हैपन इफ़ ऑल फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर। अगर तमाम फ्रिक्शन अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। अगर फ्रिक्शन गायब हो जाए, अगर फ्रिक्शन डिसअपियर हो जाए, तो हर चीज़ की जो मूवमेंट है वो अनकंट्रोल होगा और नेचुरल जो फोर्सेस है वो अनबैलेंस होगी और हर पूरा सिस्टम जो है ना कोलैप्स होगा। अब ये जो यूनिवर्स है वो काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी है, चलने के लिए, घूमने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए। तो फ्रिक्शन के बगैर पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। रिव्यू क्वेश्चन 3.20 द लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.20 व्हाई द स्पिनर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज मेड टू स्पिन एट ए वेरी हाई स्पीड। वॉशिंग मशीन के स्पिनर को हम ज़्यादा हाई स्पीड पे हम क्यों घुमाते हैं। वॉशिंग मशीन के अंदर देखें कपड़े हम खुश्क भी कर सकते हैं। एक सिलेंड्रिकल रोटर है, ये जो बास्केट है वो जाली का है। अब इसके अंदर हम वेट क्लॉथ को हम रखते हैं, रखने के बाद इसको घुमाया जाता है, घुमाते हैं। आप देखें इंतहाई हाई स्पीड पे जब ये मूव करेगा स्पिनर तो हमें ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी जो कि प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है। इस तरह से जब स्पीड हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप देखें जहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगती है टुवर्ड्स द सेंटर, वहीं पर एक रिएक्शनल फोर्स लगती है बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब स्पीड हाई होगी तो इसका मतलब है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए। अब कपड़ा तो बाहर आ नहीं सकता लेकिन वाटर के पार्टिकल बाहर आ सकता है। वाटर के पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए हमें ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए हाई स्पीड पर, जो कि हमारे लिए एक मुश्किल काम है। इसका मतलब हमें मज़ीद सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए हाई स्पीड पर। तो इसका मतलब है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कम है, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाटर ज़रात पे बाहर की तरफ लगती है, जिसकी वजह से कपड़े के अंदर जो वाटर के जो पार्टिकल्स है वो इन सुराखों से बाहर आ जाता है और कपड़ा खुश्क हो जाता है।